बच्चों, आज मैं इतिहास के पाठ 8 मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य के बारे में बताऊंगी। इसके पहले हमने मौर्य कालीन जो भारत है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य का जो पाठ है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि आपको पाठ दिखाई दे रहा है, इसमें कुल 6 मुद्दे हैं। पहला है शुंग वंश, दूसरा इंडो यूनानी राजा, तीसरा कुषाण राजा, चौथा गुप्त राजवंश, पांचवा वर्धन राजवंश, छठवां पूर्वोत्तर भारत की राज सत्ताएं। तो सबसे पहले हम शुंग वंश के बारे में देखेंगे। राजा बृहद्रथ जो था वो मौर्य सत्ता का नरेश था, राजा था, अंतिम राजा था। ये 10वां राजा जो है मौर्य साम्राज्य का माना जाता है। इसकी मृत्यु जो है इसी के सेनापति ने पुष्यमित्र शुंग ने विद्रोह करके इसकी हत्या की और वह स्वयं राजा बन गया और उसने शुंग वंश राजसत्ता की स्थापना की थी। अब इसके बाद हम इंडो यूनानी राजा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडो यूनानी राजा कौन थे। जैसा कि आप सभी ने पिछला पाठ जो था उसमें हमने देखा था कि जो सिकंदर था वो यूनान की तरफ से भारत पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पे उसने अपने सेनापतियों की स्थापना की थी। यही सेनापति बाद में राजा बन गए। इन्हें ही इंडो यूनानी राजा कहा गया। ये जो आपको दाग दिख रहा है गुलाबी और बैंगनी कलर में, नीले कलर में, यही जो भाग है यहीं पे इंडो यूनानी राजाओं का क्षेत्र था। यहीं पर वो राज्य करते थे। सिकंदर भी यूनानी राजा था, तो उसके जो सेनापति थे वो यहाँ पर नियुक्त हुए और उन्होंने वहाँ पर अपने राज्य की स्थापना कर ली थी। और वहाँ पर जो राजा राज्य करते थे उन्हें इंडो यूनानी राजा कहा गया। इंडो का अर्थ होता है भारतीय और यूनानी दोनों का मिश्रण माना गया। ये आपको जो सिक्का दिखाई दे रहा है ये प्राचीन भारतीय सिक्कों के इतिहास में जो ये राजा हैं इनके सिक्के जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण थे। किसके? इंडो यूनानी राजाओं के जो सिक्के थे। एक और राजा का चित्र होता था तो दूसरी तरफ देवता का चित्र। इस रूप में सिक्के ढालने की उनकी परंपरा थी और यही परंपरा जो है वो हम भारत में भी अब देख सकते हैं। इंडो यूनानी राजाओं में विख्यात राजा जो है वो मिनेंडर था। और ये जो सिक्का है इस पे जो राजा का चित्र अंकित है ये मिनेंडर था। यही विख्यात था। उसने बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ बौद्ध दर्शन जो है उस पर उसने चर्चा की थी। और मिनेंडर से तात्पर्य मतलब हमारे भारत में जैसे अलेक्जेंडर को सिकंदर बोलते हैं, ठीक वैसे ही मिनेंडर को मिलिंद कहा गया। उसने भिक्षु नागसेन से कुछ प्रश्न पूछे थे। उसमें मिलिंद पन्ह ग्रंथ की निर्मिति की थी। पाली भाषा में पन्ह शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रश्न। तो मिलिंद ने जो भिक्षु नागसेन से प्रश्न पूछा उसी पूछे गए प्रश्नों का ही ग्रंथ लिखा गया, उसे कहा गया मिलिंद पन्ह। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा मुद्दा है कुषाण राजा, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले पाठ में ही पढ़ा था कि सिकंदर जो है वो मध्य एशिया के इन्हीं भागों से भारत में आया था और इन्हीं भागों से वो आया। इसी माध्यम से लगभग जो कुषाण थे वो भी इन्हीं क्षेत्रों से भारत में प्रवेश किया था और लगभग पंजाब, पाकिस्तान, राजस्थान के जो क्षेत्र है, पश्चिमोत्तर जो भाग है, इन्हीं से कुषाण जो हैं उनकी टोलियां भी आई थी। ईसा सन की पहली शताब्दी में उन्होंने पश्चिमोत्तर प्रदेश और कश्मीर में अपना राज्य स्थापित किया था। जैसा कि आप
इसमें भी देख पा रहे होंगे। इसमें देखिए ये कुषाण एम्पायर आपको दिख रहा है, तो यहीं पे इनका जो साम्राज्य है वो स्थापित हुआ था। ऐसा माना जाता है कि भारत में सोने के सिक्के ढालने का जो प्रारंभ है वो कुषाण राजाओं ने ही किया। सिक्कों पर गौतम बुद्ध और विविध देवताओं की प्रतिमाओं का उपयोग जो है वो कुषाण राजाओं ने ही प्रारंभ किया था। ये आपको जो दिखाई दे रहा है सिक्का, इस पे आप देख पा रहे होंगे, इस पे जो महात्मा बुद्ध हैं उनका चित्र अंकित हुआ दिखाई दे रहा है और ये सम्राट कनिष्क है। तो इस तरीके से इन लोग सिक्कों पे देवी देवताओं की मूर्तियाँ ये सब अंकित करते थे। राजाओं के भी चित्र जो है वो अंकित कराए जाते थे। कुषाण के जो राजा थे उसमें सबसे प्रमुख जो है वो सम्राट कनिष्क ही माना गया। सम्राट, ऐसा माना जाता है कनिष्क का जो साम्राज्य है वो पश्चिम में काबुल से लेकर पूर्व में वाराणसी तक फैला हुआ था। सम्राट कनिष्क ने सोने और तांबे के सिक्के ढलवाए थे। कनिष्क के कालखंड में बौद्ध धर्म की चौथी परिषद भी हुई थी। ऐसा माना जाता है कि कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक शहर भी बसाया था। और आज के समय में ऐसा माना जाता है कि कामपुर नाम का एक गांव है कश्मीर में। ऐसा लोग मानते हैं कि जो कामपुर नाम का गांव है वही कनिष्कपुर था। सम्राट कनिष्क के ही कालखंड में अश्वघोष नाम का कवि हुआ था। अश्वघोष नाम के कवि ने बुद्ध चरित और वज्रसूची नाम के ग्रंथ भी लिखे थे। कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध वैद्य चरक था, उसने चरक संहिता लिखा था। चरक संहिता में उसने जो ऑपरेशन वगैरह किया जाता है शल्य चिकित्सा के बारे में उसने लिखा था। तो प्राचीन समय में भी लोगों को शल्य चिकित्सा के बारे में, मतलब अगर शरीर का कोई अंग जोड़ना है उसके बारे में भी उन लोगों को जानकारी थी और उन्होंने ऐसे महान ग्रंथ हमें दिए हैं। हमें उस पर गर्व होना चाहिए।